वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं मोहम्मद समद आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ। और आज हम चैप्टर में पढ़ेंगे वो है चैप्टर 1 क्लास 10th। और जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 10th है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कि केमिस्ट्री को आप किस तरह से शुरू कर सकते हैं, केमिस्ट्री को किस तरह से आप स्टार्ट करें पढ़ना। तो उसके लिए मैंने बताया था आपको कि आप 20 तक अपने एलिमेंट्स का नाम याद रखें, उनके सिंबल याद रखें, उनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वैलेंसी क्या है, क्या उसके आयन बनेंगे, आयन कैसे फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो आप इसमें बेहतर कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पर केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन वाला चैप्टर है, तो हम सिर्फ इसी पर बात करेंगे। लेकिन आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि आप 20 तक आपको याद होने ही चाहिए, तभी आप केमिकल रिएक्शन बना पाएंगे, केमिकल फार्मूला बना पाएंगे, फिर आप रिएक्शन बना पाएंगे और बहुत सारे चीज़ें होंगी जो इसमें काम आएंगी। ठीक है, तो फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ इस नई वीडियो में और शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक से वो है केमिकल रिएक्शन। भाई केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चेंज क्या होता है। चेंज होते हैं दो तरह के, एक तो होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। ठीक है, अब फिजिकल और केमिकल चेंज अगर आपको पता होगा तो आप रिएक्शन समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो फिजिकल चेंज है, जो चेंज आएगा फिजिकल, मतलब किसी फिजिकल चेंज का मतलब है कि जिसको आप दोबारा से हासिल कर सकते हो। जैसे कि आप पानी लीजिए, उस पानी को जमा दें, उसको फ्रीज में रख दें, तो क्या बन जाएगी, बर्फ़ बन जाएगी। ठीक है, यानी वाटर लिया और वाटर को अगर आप डीप फ्रीजर में रख देते हैं तो वो बन जाएगी आपकी आइस। और अगर इसको फिर से बाहर निकाल देते तो दोबारा हमारे पास मिल जाएगा पानी। तो ये कहलाता है फिजिकल चेंज, जिसमें कोई नया प्रोडक्ट ना बने और पुराना प्रोडक्ट हमको आसानी से मिल जाए, ये कहलाता है फिजिकल चेंज। अब बात आती है केमिकल चेंज की। अब केमिकल चेंज में आप ले लीजिए दूध, मिल्क ले लीजिए और मिल्क लेकर के उसको जमाने के लिए रख दीजिए, तो क्या मिलेगा हमको, मिल्क से क्या मिल जाएगी, कर्ड मिल जाएगी। ठीक है, यानी दही मिल जाएगी। अब जब दही मिल गई हमको, तो अब दही से वापस दूध नहीं ले सकते, ये है मसला। तो ऐसा चेंज जहाँ पर नया प्रोडक्ट बन जाए और पुराना प्रोडक्ट हमको ना मिले, तो वो कहलाएगा केमिकल चेंज। क्या कहलाएगा बच्चों, केमिकल चेंज। और ऐसी जो चेंज होंगे, केमिकल चेंज जो बनेंगे, इन्हीं को हम कह देंगे केमिकल रिएक्शन कह देंगे। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। ठीक है भैया, तो ये बात हो गई। अब जो मतलब केमिकल जो चेंज होगा उसी को हम कह देंगे केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन में बातें क्या आएंगी, केमिकल रिएक्शन में मान लीजिए कोई ए हमारा पार्टिसिपेंट है। मान लो, इसको ऐसे मत करो, इसको आप ऐसे मान लो हमारे पास मिल्क है और मिल्क से हमें कर्ड मिली। अब जो कर्ड मिली है, यानी मिल्क से कर्ड बनाने के लिए जो रिएक्शन लगी, इसी को हम केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि नया प्रोडक्ट मिल गया हमको। अब नया प्रोडक्ट जो मिला है, इससे हम वापस पुराना प्रोडक्ट नहीं ले सकते, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। अब बात आती है, जो मिल्क है वो रिएक्टेंट कहलाएगा, और जो इस एरो के दूसरी तरफ हमको मिला है, ये कहलाएगा प्रोडक्ट। ये चीज़ है ये। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। रिएक्टेंट किसी भी रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हों उनको कह देते हैं रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट क्या होंगे, जो उस रिएक्शन के बाद में हमको मिलेंगे, केमिकल रिएक्शन होने के बाद में जो हमको मिलेंगे उनको हम कहेंगे प्रोडक्ट्स। एक बार छोटी सी डेफिनेशन है, आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, और काफ़ी आपको बेनिफिशियल रहेंगे अगर आप इसे ध्यान से बनाएंगे नोट्स को तब। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन की पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है, उसको देख लेते हैं। द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टांस, देखिए शब्द क्या आया, न्यू सबस्टांस विद न्यू प्रॉपर्टीज़, नई प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसकी, आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सबस्टांस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। पहली चीज़ क्लियर है। अब बात आती है
कि जो हिस्सा ले रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं नया सब्सटेंस बनाने के लिए, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो रिएक्टेंट कहलाएंगे। और जो नया प्रोडक्ट बनेगा, जो नई प्रॉपर्टी के साथ में जो नया प्रोडक्ट बना है, ये कहलाएगा प्रोडक्ट। उम्मीद है ये वाली बात समझ में आई होगी आपको कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होते हैं। अब देखिए रिएक्टेंट क्या है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट, और सब्सटेंस विच फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, जो बनते हैं केमिकल रिएक्शन में, उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट। एग्जाम्पल क्या है, देखिए एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ बहुत सारे, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबिन, और जी फॉर्मेशन ऑफ कार्ड। तो ये सारे के सारे क्या हैं रिएक्शंस, यानी एक केमिकल रिएक्शन है, और ये सब इसके एग्जाम्पल है। आप ये देखिए इनमें से अगर आपने कोई भी वर्क कर दिया, यानी आपने इनमें से डाइजेशन फूड का कर दिया तो फूड दोबारा नहीं मिल सकता। रेस्पिरेशन कर दिया तो फूड ऑक्सीडाइज हो गया, अब उसमें वो जो ऑक्सीडाइज हुआ है फूड, उसको दोबारा से उसी फॉर्म में नहीं बना सकते। रस्टिंग ऑफ आयरन हो गई, अगर जंग लग गई आयरन पर तो लग गई, अब वो पुराना आयरन हमको मिलेगा नहीं, उसमें कुछ ना कुछ कमी ज़रूर आ जाएगी। ये चीज़ें हैं, ठीक है, इसी तरह से सब है। तो आगे देखते हैं केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें क्या क्या होगा, क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये देखेंगे। चेंज इन स्टेट, अब स्टेट होती हैं तीन, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन फेजेस होती हैं। अब ये तीन फेजेस हैं, तीनों फेजेस में से कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आएगा, पहली चीज़। दूसरा, उसके कलर में चेंज आएगा जब रिएक्शन हो जाएगी तो। तीसरा, टेम्परेचर में चेंज आएगा, हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, ठीक है। और कोई ना कोई एक एवोल्यूशन ऑफ गैस होगी। ये 4-5 पॉइंट हैं, आपको याद रखने हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये 5-4 चीज़ें होनी ही होनी हैं, ठीक है। अब देख लीजिए ये क्या है रहा है कि किस तरह से हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, केमिकल रिएक्शन के प्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, ये देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो वर्ड इक्वेशन होती है एंड देन केमिकल इक्वेशन, यानी वर्ड इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, और अगर उसी को हम जो है फार्मूला बेस लिखेंगे या हम उसको जो है केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। देखिए वर्ड फॉर्मेशन है, जैसे तो जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाया, ये एरो के बाद एरो के लेफ्ट वाला इधर वाला जो होगा ये LHS कह दिया, LHS में क्या आएंगे रिएक्टेंट, और RHS में क्या आएगा प्रोडक्ट आएंगे। तो क्या बात आई, एक बार समझ लीजिए इसको कि जो रिएक्टेंट हैं वो मतलब वर्ड में लिखेंगे जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, एरो लगाएंगे, जिंक सल्फेट बन जाएगा एंड देन हाइड्रोजन निकल जाएगी, ये चीज़ होगी जी। ये तो वर्ड की फॉर्म में लिख दिया हमको कि अगर हमको नहीं पता है फार्मूला तो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन जो सही तरीका है तो वो बेस्ट तरीका ये है कि हम किस तरह से ये वाला लिखना चाहते हो। देखिए जिंक का सिंबल लगाइए, H2SO4 का सिंबल लगिए, जिंक ये हो गया, H2SO सल्फ्यूरिक एसिड ये हो गया, देन आपको जो जिंक सल्फेट ये मिल गया, जिंक सल्फेट का फार्मूला यह हो जाएगा और हाइड्रोजन ये हो जाएगा। ये केमिकल रिएक्शन इस तरह से लिखी जाती है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ये आप सीख लीजिए, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जरा केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। द केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन जो होती है वो केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट की जा सकती है। इट इन्वॉल्व यूज ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट और केमिकल फार्मूला, तो या तो केमिकल फार्मूला लिखा जाएगा या एलिमेंट का सिंबल लिखा जाएगा ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, उसकी फिजिकल स्टेट भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है। फिजिकल स्टेट क्या होगी, लिक्विड, गैस या फिर सॉलिड हो गया वो, ठीक है। दूसरा क्या है, द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन एरो, जो एरो हमने लगाया ये एरो यानी LHS इधर है जैसे मान लीजिए और RHS इधर है, तो अगर मान लीजिए हमको टेम्परेचर दिखाना 100 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन हो रही है तो आप यहाँ एरो पे दिखा दीजिए इसको, ठीक, ये चीज़ रहेगी। जैसे इन्होंने करके दिखाया कि मैग्नीशियम इज़ बर्नड इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम लिखा, ऑक्सीजन का सिंबल लगाया और यहाँ पर फार्मूला लगा करके देन ये लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी, आपको उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अब बात आती है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए, ठीक है। वैसे तो मैं ऐसा मानता हूँ पर्सनली कि इसका बेस्ट तरीका ये है कि आपको
सबसे ज़रूरी है कि आपको एलिमेंट पता हो, आपको ये पता हो कि कितने मॉलिक्यूल उसमें लग रहे हैं, कितना एलिमेंट के नंबर आ रहे हैं। अभी जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ देकर दिखाता हूँ आपको। देखिए ये एग्जांपल है, जैसे ये एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में आप ये समझिए कि जो है आपको बैलेंस करना है ये। तो आपको ये पता होना चाहिए ये नंबर कितने हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, और एलिमेंट में भी हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। अब यहाँ आयरन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ हाइड्रोजन के कितने नंबर हैं। ये अगर आपको पता है तो आप आसानी से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। एक रिटिन तरीका ये भी है, ये अगर आप चाहें तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाइए एलिमेंट को लीजिए, एक तरफ एलिमेंट को लिखिए टेबल में, दूसरी तरफ रिएक्टेंट को लिखें एक कॉलम में, फिर एक कॉलम में आप लिखें प्रोडक्ट के नंबर को, प्रोडक्ट कितने हैं। ठीक है, जैसे कि आयरन है, अब आयरन जो है LHS यानी कि रिएक्टेंट की साइड कितना है और प्रोडक्ट की साइड कितना। देखो रिएक्शन को, देखो रिएक्शन कहाँ है, ये रही रिएक्शन, देखो ये रही रिएक्शन आयरन LHS, ये पूरा पोर्शन LHS में आएगा, ये RH में आएगा। हम सबसे पहले हम देख रहे हैं Fe को, आयरन को। तो आयरन को देख रहे हैं तो आप देखिए कि इधर कितना आयरन 1 है, इधर कितना है 3 है। ठीक है, आपको कभी भी ध्यान रखना एक चीज़ बैलेंसिंग करते समय याद रखना, आप इसके यहाँ कुछ नहीं लिख सकते, पीछे कुछ नहीं लिख सकते, पीछे कुछ नहीं लिखा जाएगा। कहाँ लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लिखने का एक तरीका है, और इसके आगे नंबर लिखे जा सकते हैं, बस इसके आगे नंबर लिखे जा सकते हैं। जैसे कि आयरन है, आप यहाँ लगा दीजिए 2 लिखना 2 लगा दीजिए, 4 लिखना 4 लगा दीजिए, यहाँ लिखना 2 3, कुछ भी जो आपको लिखना, जैसा अभी आप बैलेंसिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आप इसको ब्रैकेट में लगाइए और 4 यहाँ लिख दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ देखनी है आपको, सिर्फ कहाँ लिखने की इजाज़त है, वह सिर्फ इसके आगे लिख सकते हैं आप कुछ भी, 4 लिख दो, 2 लिख दो, 5 लिख दो, जैसा भी बैलेंसिंग बैठ रही है उस हिसाब से। अब देखिए मैं यहीं पर बता दूं आपको कैसे बैलेंसिंग करेंगे। देखिए ये 3 है, अभी जैसे कि पहले तो चलो एक रिटिन वाला देख लेते हैं किस तरह से करते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले हमने एक टेबल बना ली, एक तरफ एलिमेंट लिख लिए, एक तरफ एलिमेंट, एक तरफ रिएक्टेंट और एक तरफ उसका प्रोडक्ट के। तो आयरन रिएक्टेंट की साइड कितना 1 और प्रोडक्ट की साइड 3 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट की साइड 2 है और आपका प्रोडक्ट की तरफ भी 2 ही हैं। ऑक्सीजन 1 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में 4 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जो मैक्सिमम नंबर में, मैक्सिमम नंबर हम सबसे पहले स्टेप में क्या किया जाएगा, मैक्सिमम नंबर किसके, मैक्सिमम नंबर देखिए किसके, ये देखिए ऑक्सीजन के दिख रहे हैं हमको। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ देखा 4 है जी, ठीक, हमने देख लिया दाईं तरफ कि हमारे कितने ऑक्सीजन 4, तो हमने हाइड्रोजन के आगे 4 लगा दिया। अब ये 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा और इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, अब हाइड्रोजन हो गए 8 इधर लेफ्ट साइड में। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी कि यहाँ पर इस वाले कॉलम में हाइड्रोजन तो हो गए 8, ऑक्सीजन हो गए 4। तो यहाँ अब देखिए ऑक्सीजन कंप्लीट हो गए, ऑक्सीजन 4 हैं, ऑक्सीजन 4 कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास हाइड्रोजन बचा, यानी इस 4 को लगने से हाइड्रोजन बढ़ गया। हाइड्रोजन को भी हमें बैलेंस करना है इधर साइड में। तो आप देखिए कितने हैं, 2 हैं, तो 2 में कितने मल्टीप्लाई करते हैं, 4 की कर दें, हाँ 4 की कर दें, बाकी और है नहीं कुछ भी। तो क्यों ना हम इसके आगे 4 लिख दें। देखिए अगर मैं इसके आगे 4 लिख दूं तो ये भी कंप्लीट हो गया, इधर ये कंप्लीट हो गया, 2 चीज़ कंप्लीट हो गई। अब बच्चा सिर्फ आयरन, आयरन बच्चा, तो आयरन के आगे क्या लिख रहा है, इसके यहाँ लिख रहा है 3। तो आयरन कितना, इधर कितना है आयरन, आयरन है 3। आप बस कुछ नहीं करना, आयरन की इसके आगे 3 लिख देना, बस हो जाएगी कंप्लीट बड़ी आसानी से। तो क्या है कि आपको अगर ये चीज़ें पता हैं, देखिए अब वही बैलेंसिंग आई है जो हम कर रहे थे, बहुत ही आसान है। अगर आपको ये पता है कि आयरन क्या, आयरन के कितना है एलिमेंट यानी कि, और हाइड्रोजन कितने नंबर में है, ऑक्सीजन कितने नंबर में है, लेफ्ट साइड में कितने हैं, राइट साइड में कितने हैं, अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर इसमें अभी भी कोई डाउट है तो जो है एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा अगर किसी को इसमें डाउट हो तब। फिजिकल स्टेट्स आपने देखा होगा कई बार आपको लिखा मिल जाता है, एस लिखा मिलता है, जी में लिखा मिलता है, ठीक है, तो एल भी लिखा मिल जाता है कई बार। तो आप हाँ देखिए एक्वस है, तो एक्वस का मीनिंग क्या है मैं सबको बताता हूँ। जैसे एस है, एस फॉर सॉलिड आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, यानी आयरन किस स्टेट में, यहाँ सॉलिड में। वाटर, वाटर कैसी स्टेज में, यहाँ पर गैसियस फॉर्म में है, यानी वाटर वेपर लग रहा होगा ये, ठीक है।
ये देखिए आयरन है, ये आयरन ऑक्साइड किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। हाइड्रोजन की गैस किस फॉर्म में है, यहाँ पर गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, अब देखिए एक्वस की मतलब क्या है, यहाँ पर ए क्यू का मतलब क्या है, ए क्यू का मतलब है एक्वस। एक्वस का मतलब है जो वाटर में घुल रहा होगा, वाटर का सॉल्यूशन कुछ भी बना हुआ हो। तो ठीक है, बैलेंसिंग की उम्मीद है समझ में आ गई होगी, नहीं होगी तो एक बार और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको नहीं पता चला, इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, इसकी एक सेपरेट अलग से वीडियो बन जाएगी, काफ़ी लेंदी टॉपिक है बैलेंसिंग का, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं कि कॉम्बिनेशन जो टाइप्स हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में देखिए सबसे पहला जो एग्जांपल है, सबसे पहला जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी होती है, देखिए मैं इसको बहुत ही सिंपल वे में बताना चाहूँगा आपको कि मान लीजिए आपके पास रिएक्टेंट है ए, कोई ए रिएक्टेंट है और कोई बी रिएक्टेंट है, दोनों को मिक्स किया और आपको मिल गया ए बी। ठीक है, या ऐसा कर लीजिए, ऐसा भी नहीं लिखना चाहते हैं आप तो आप इसको सी लिख लीजिए, ए और बी से मिल करके हमारा बना सी। तो सी जो बनेगा इन दोनों के मिलने से बना है। ठीक है, इसको आप ए बी लिख लीजिए या सी लिख लीजिए, बात एक ही है। तो ये जो ए बी या सी जो बना है, सी लेकर चल रहे हैं हम इसको, सी लेकर चल रहे हैं। अब ये जो ए और बी के मिलने से जो सी बना है, सी की प्रॉपर्टी ना तो ए से मैच करेगी ना बी से मैच करेगी, ये एक नई प्रॉपर्टी के साथ होगा और इसको दोबारा से सी से ए और बी नहीं हासिल किया जा सकता, ये ध्यान रखना। ठीक, अब देखिए जिसकी कार्बन को ले रखा है, यहाँ ऑक्सीजन ले ली, कार्बन को जब हम जला देंगे, ठीक है, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, उस गैस को वापस ला करके हम कोयला नहीं बना सकते, सीधी बात है। तो बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, अगर हमने ये तोड़ दिए, यानी कि ये वाटर और हाइड्रोजन मिक्स हो गया, ऐड हो गए, तो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बन गया, लिक्विड फॉर्म आ गई। अब इसको तोड़ेंगे तो वापस हमको ये नहीं मिल सकती, कुछ और फॉर्म मिलेगी, मिल जाएगी, लेकिन ये नहीं मिलेंगे। अब देखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विक लाइम, इसको वाटर में मिक्स कीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और जो कैसा होगा, एक्वस होगा। एक्वस मतलब जो आपने अगर ये मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, शायद आप लोगों ने ना देखी हो किसी ने भी, जो कलई पोता करते थे पहले दीवारों पर, मिट्टी की जो दीवार हुआ करती थी उस पर कलई पोती जाया करती थी, तो वो सेम यही हुआ करता था, वो सेम यही होता था कि कलई को लिया, कलई के बड़े बड़े एक पत्थर टाइप आता था, तो उसको जो है कैल्शियम ऑक्साइड ही है वो, उसको वाटर में मिक्स करते थे, मिक्स करने के बाद में जैसे ही मिक्स करते थे तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाती, बहुत ही उसका टेम्परेचर हाई हो जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी। चलिए आगे, तो ये कैसी है, ये एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जरा एक्जोथर्मिक रिएक्शन को देख लेते हैं। ये एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है एक्चुअल में ये। ठीक है, एक्जोथर्मिक, एक्जो यहाँ देखिए मीनिंग समझिए, एक्जो मीन्स बाहर, एक्जो, एक्जो मीन्स होता है बाहर, एग्जिट करना, ऐसे समझ लो, एग्जिट। और थर्मिक मीन्स टेम्परेचर, थर्मिक मीन्स टेम्परेचर, अगर बाहर निकल रहा है टेम्परेचर, यानी हीट बाहर निकल रही है, तो उसको ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। यानी कोई आपने रिएक्शन करी और उसमें आपका बर्तन गर्म हो गया अपने आप ही, जैसे कि यही वाला रिएक्शन है, जब हम एक कंटेनर ले लेते हैं, उस कंटेनर में पानी रख लेते हैं थोड़ा सा, और उस पानी में हम अपने जो है कैल्शियम ऑक्साइड को डाल देते हैं, तो क्या होता है कि जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है कि इसमें बहुत हाई हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है इसमें, तो क्या होता है ये सब चीज़ें हीट होने लगता है, ये कंटेनर है हीट हो जाएगा। तो कैसी रिएक्शन हो गई कि ये एक रिएक्शन हो गई एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड, हीट क्या होगी इसमें, रिलीज होगी, बाहर निकलेगी, इसी को हम कहेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। देखिए मेथिन गैस है, अगर इसको जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, वाटर मिलेगा और हीट मिलेगी हमको। हाँ, एक्जोथर्मिक में आप ये देख लीजिए, जैसे कि हम ग्लूकोज खा रहे हैं, रेस्पिरेशन क्या है कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम ग्लूकोज को खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ऑक्सीजन भी हम ले रहे हैं, तो ये दोनों मिल करके हमारी बॉडी में क्या निकालेंगे, CO2 को फॉर्म करेंगी, वाटर बनाएंगी और हमारे लिए एनर्जी निकल आ जाएगी। तो CO2 को हम रेस्पिरेशन के थ्रू आउट कर देंगे, नोज के थ्रू, ठीक है, और एनर्जी को हम अपने बॉडी में इस्तेमाल कर लेंगे अपने डेली लाइफ के ज़रूरत की चीज़ों के लिए, ज़रूरत की रिएक्शंस के लिए। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, एक्जोथर्मिक बात समझ में आ गई होगी, कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा। कॉम्बिनेशन यानी कि जिसमें दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बना दे, उसको कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
कॉम्बिनेशन के बाद आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है डिकम्पोज। डिकम्पोज का मीनिंग ही होता है टूटना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कोई एक रिएक्टेंट होगा और वो रिएक्टेंट रिएक्शन होने के बाद में दो में टूट जाएगा। इसको टूटने की प्रोसेस को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बस सिंपल सा है, बहुत ही ज़्यादा इसमें झंझटबाजी की बात नहीं है। द रिएक्शन, अब एक बार देख लीजिए, द रिएक्शन इन विच एक कंपाउंड होगा जो स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में, सिंपल सब्सटेंसेस में। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है? थर्मल का मतलब है इसमें हमें कुछ ना कुछ हीट देनी पड़ रही है इसको तोड़ने के लिए। अब देखिए फेरस ऑक्साइड है, फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट को तोड़ने के लिए इसको हमें क्या देनी पड़ेगी? बाहर से हमें हीट देनी पड़ेगी, तो बनाएगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये सब चीज़ें बनेंगी, मिलेंगी हमको। यानी कि क्या है, थर्मल रिएक्शन में क्या होगा कि अगर हमें कोई भी कंपाउंड तोड़ना है तो उसके लिए क्या देंगे, हम उसे हीट देंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें हीट दे दो, इसको टूट जाएगा, ठीक। गरम कर दो, यानी कि सिंपल सी बात है, गरम कर दो, टूट जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी दी जाए। जैसे कि वाटर है, वाटर को तोड़ा नहीं जा सकता आसानी से। आप ऐसे गर्म कर लो, गर्म करोगे तो बनने लगेगा अपने हीट में, इसमें लिक्विड की जगह क्या बनने लगेगा, गैस बनने लगेगा। तोड़ा नहीं जा सकता इसको थर्मल से, कोई हीट दे करके। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी। अगर हम वाटर में इलेक्ट्रिक करंट को हम पास करा दें तो ये हमें हाइड्रोजन देगा और ऑक्सीजन देगा, ठीक। तो ये इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है कि वो कंपाउंड जो कि इसमें सनलाइट की प्रेजेंस में टूट जाए, उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि इसमें दो एग्जांपल याद रखने, AgCl, Ag यानी सिल्वर में टूट जाएगा और क्लोरीन में टूट जाएगा आसानी से, ठीक है। ये सनलाइट की हेल्प से टूट जाएगा, ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है इसको। इसीलिए इसे ऐसी चीज़ों को बचा कर रखा जाता है, ऐसी चीज़ों को छुपा कर रखा जाता है, ताकि ये जो है सनलाइट की प्रेजेंस में सनलाइट की ना देख पाएँ। सनलाइट अगर इनको मिल गई तो ये मार देंगे, मतलब टूट जाएंगे फ़ौरन भैया। ये बात सीधी है बस। ये ध्यान रखना कि जो सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, ये किसके लिए, ये जो रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शन किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए किसी ज़माने में इस्तेमाल किया जाया करती थी, बहुत बड़े लेवल पे इस्तेमाल होती थी। अब तो इसका इस्तेमाल कम हो गया जब से डिजिटल कैमरास शुरू हो गए। अब यहीं पर हमने एक, इससे पहले हमने पढ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमने इससे पहले कौन सी पढ़ी थी? एक्सोथर्मिक। हमने इससे पहले पढ़ी एक्सोथर्मिक, और वो किसका टाइप था? वो था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अभी हम पढ़ रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो उसमें एक टाइप और किसका आ जाएगा, एक टाइप और आ जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसी होगी कि हमें इस रिएक्शन को शुरू करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। देखिए तो यहाँ क्या हो रहा, देखिए क्या हो रहा कि द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी टू फॉर्म हीट इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमने जितनी भी रिएक्शन करी ऊपर, चाहे हमने सनलाइट से की हो, चाहे हमने जो है इलेक्ट्रिसिटी से की हो, चाहे हमने हीट से की हो, बेटा मान जा, चाहे हमने हीट से की हो, चाहे हमने इलेक्ट्रिक करंट से की हो, चाहे हमने जो है किससे, सनलाइट से कराई हो, ये सारी की सारी रिएक्शन कैसी हो जाएंगी? एंडोथर्मिक। एंडो मीन्स अंदर, अंदर हमने एनर्जी देनी पड़ रही है हमको, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। अब बात आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस करना, डिस्प्लेस कर देना। देखिए आयरन है, कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग हटाया और आयरन इसकी जगह आ गया, बस यही डिस्प्लेसमेंट हो गया। कैसे डिस्प्लेसमेंट होगा ये हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे, वहाँ हम रिएक्टिविटी सीरीज़ को देखेंगे, तब हम पता चलेगी कि आयरन आखिरकार आयरन ने कॉपर को क्यों डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। अगर किसी को पता हो कि हाउ द कॉपर इज डिस्प्लेस्ड बाय द आयरन, देन कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सिंपल है, अगर आपको सिंपल अभी सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीखना है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है डिस्प्लेस कर देना। डिस्प्लेस माने हटा देना, अपनी जगह से हटा देना। तो आयरन ने कॉपर को हटा दिया और हटा करके क्या हो गया, फेरिक, यहाँ पड़ा आयरन सल्फेट बना, आयरन सल्फेट और कॉपर बना हमको,
ठीक है, चलिए उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। यहाँ देखिए दोबारा से देखिए, जिंक कॉपर सल्फेट, और जिंक ने कॉपर को हटा दिया और हटा करके हमें बनाया जिंक सल्फेट और कॉपर अलग अलग मिल गए हमको। ठीक है, उम्मीद है ये बातें बहुत ही आसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ज़्यादा इसमें समस्याएं नहीं होती। अगर आपको ये 2 रिएक्शन याद रहेंगी तो आपको पेपर में ऑलमोस्ट यही 2 एग्जाम्पल हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स ही हैं। अब बात आती है, हाँ बस इसमें ये यहाँ पर एक लाइन दी है देखिए आपकी जानकारी के लिए, जैसे जिंक है, जिंक ने कॉपर को हटा दिया, क्यों हटा दिया? क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज में पूरी बात करेंगे हम डिटेल में, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ ये समझ लीजिए कि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए वो हटा रहा है। इसी तरह से अगर हम ऊपर वाले में बात करेंगे, जब बात चल गई है तो मैं बता देता हूँ। अब यहाँ बात आ गई तो यहाँ आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, सिंपल। ठीक है, चलिए अब बात आती है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में देखिए यहाँ पर दिया गया सोडियम सल्फेट, यहाँ बेरियम क्लोराइड, तो सोडियम बेरियम को रिप्लेस करेगा और बेरियम सोडियम को रिप्लेस कर देगा। तो क्या हो गया कि यहाँ जो पहले सोडियम सल्फेट था वो बेरियम सल्फेट हो गया, जो बेरियम क्लोराइड था वो सोडियम क्लोराइड हो गया। यानी एक दूसरे को डबल डिस्प्लेसमेंट, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कह देंगे। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, और ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर देखना। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं मैं यहीं पर कि ये रिएक्शन आपको पीपीटी के नाम से, यानी कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन के नाम से भी पूछी जा सकती है। देखिए यहाँ पर दिया गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आपको अगर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पूछे तो आप सीधा इसी को बताएं बिना किसी देरी के। बेरियम सल्फेट जो होता है वो प्रेसिपिटेट की तरह ही हमको मिल जाता है। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे प्रेसिपिटेट क्या हो जाता है। अगर आपने दूध को फटते हुए देखा हो, जब शादी ब्याह में जब रसगुल्ले बनाने की बारी आती है तो दूध को फाड़ा जाता है। तो उसमें हम क्या, जैसे मान लीजिए हमारा एक बड़ा कंटेनर है, इसमें दूध रखा हुआ, अब इसमें हमने नींबू निचोड़ दिया और हमने कुछ इसमें जो भी उनके दूध को फाड़ने की, दूध को जो नहीं, उससे हमें जो है रसगुल्ले बनाने के लिए जो चाहिए उसको हमें मिक्स कर देंगे इसमें। और जब हम इसको जब ये दूध फट जाएगा तो ऊपर की तरफ एक प्रेसिपिटेट बन जाता है। इसी को, यानी ये ऊपर आ जाता है जो पोर्शन होता है। ठीक है, इसको हम कह देते हैं प्रेसिपिटेट जम गया जी, प्रेसिपिटेट ऊपर आ गया, सिंपल बस। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी प्रेसिपिटेट वाली। ठीक, चलिए तो डबल डिस्प्लेसमेंट को ही इसी रिएक्शन को हम क्या कह देंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह देंगे। बहुत पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना भैया। अब बात आती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सी माने ऑक्सीजन और डेशन माने आप लगा दीजिए एडिशन। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। या फिर दूसरी बात ये समझ लीजिए कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप ऑक्सीडेशन से ऑक्सी एडिशन, ऑक्सीजन का अगर एडिशन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। जैसे कार्बन में अगर हम ऑक्सीजन लगा देंगे, यानी कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा और हमें दे देगा गैसियस फॉर्म में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिल जाएगी। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडाइज होगी चीज़ें। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह से रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन होगा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देख लीजिए, सिंपल सी बात है, जैसे भी आप चाहें एक चीज़ याद रख लीजिए, ऑक्सीडेशन याद रख लीजिए, रिडक्शन अपने आप याद रहेगा। ऑक्सीडेशन में 2 चीज़ें हैं, ऑक्सीडेशन में 2 चीज़ें याद रखना कि ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल, आप इससे याद रखिए। ठीक है, ऐसे। और रिडक्शन जब जा रहे हो तो रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन, बस सिंपल। ठीक है, अब देखिए यहाँ इन्होंने रिएक्शन दिखाई, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन से होती दिखाई है। तो यहाँ देखिए कि यहाँ कॉपर बना तो कॉपर से क्या हटा, ऑक्सीजन हट गया। जब ऑक्सीजन हटा तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। दोनों ही रिएक्शन। एक चीज़ और भी है यहीं पर, देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो इसी रिएक्शन को हम क्या कह देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कह देंगे, सिंपल। ठीक है, देखिए ये भी लिखा हुआ है, इसी को रिडॉक्स रिएक्शन कह देंगे। ठीक है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ें हो रही हैं। अब बात आती है
ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी लाइफ में ऑक्सीडेशन कैसे पार्टिसिपेट कर रहा। कोरोजन यानी जंग लगना, जितने भी मेटल हमारे पास मिलते हैं अगर उनको मॉइस्चर दे दिया जाए, उन्हें या एसिड दे दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, थोड़े दिन बाद यानी कुछ समय बाद उनके पास वो एक अपने ऊपर क्या लगा लेंगे, एक लेयर आ जाएगी, हाइड्रेटेड ऑक्साइड हो जाएगा। और वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो जैसे लोहा है, आप उसको जो है छत पर छोड़ दें तो धीरे धीरे वो जो लोहा होगा गलता चला जाएगा समय के साथ साथ। तो इसी को क्या कह देते हैं, इसी को कह देते हैं कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन एक एग्जाम्पल है किसका, कोरोजन का। और अगर इसमें कोरोजन लगेगा लोहे में तो क्या हो जाएगा, वीक होता चला जाएगा समय के साथ साथ, और वो हो जाएगा क्रोड हो जाएगा। क्रोड माने सेट, मतलब ढलता चला जाएगा, वो क्वालिटी नहीं रहेगी जो क्वालिटी लोहे में पहले हुआ करती थी। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। ध्यान रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ आयरन का रस्टिंग पढ़ते हैं, जबकि सिल्वर जो होता है वो ब्लैक कलर हो जाता है, वो भी ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। जो कॉपर है, जो तांबा है, उसमें आप देखेंगे कुछ समय बाद वो ग्रीन कोटिंग सी हो जाती है, ग्रीनिश हो जाता है। तो ये भी किसके एग्जाम्पल हैं, कोरोजन के, जंग के एग्जाम्पल है ये। ठीक है, बचाया कैसे जा सकता है कोरोजन से, कोरोजन से बचा जा सकता है अगर गैल्वेनाइजेशन कर दिया जाए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाए, या फिर पेंटिंग कर दी जाए, यानी कि उस पर प्राइमर कर दिया जाए। आप देखते होंगे जब गर्मी पड़नी शुरू होती है तो हम अपने कूलर निकालते हैं, उन पर अंदर प्राइमर कर देते हैं, ये भी एक तरीका है गैल्वेनाइजेशन। आपने देखा होगा, अगर आप गाड़ियों को बनते हुए देखेंगे फैक्ट्रीज़ में तो आपको पता होगा कि उन पर अंदर वाइट कलर का, जैसे कि मान लीजिए ये बाहर का, हमारी एक गाड़ी का बाहर का पोर्शन है इधर, तो अंदर आप देखेंगे अंदर जो है कैसा, एक सिल्वर कलर का एक कोटिंग हो जाती है, इसी को गैल्वेनाइजेशन कह देते हैं। जिंक का लेप चढ़ा देते हैं, ये मान लीजिए जिंक का लेप चढ़ा देंगे, जिंक को अंदर से पोत देंगे, ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं गैल्वेनाइजेशन। चलिए आगे चलते हैं, रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिडिटी बहुत पूछी जाती है, ध्यान रखना। रेंसिडिटी क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट है और ऑयल है। ऑक्सीडेशन अगर फैट का और ऑयल का हो गया, इसी को रेंसिडिटी कह देते हैं। यानी हमारा कोई खाना है, उस खाने को आप बाहर छोड़ दीजिए कुछ समय बाद, कुछ समय बाद आप क्या देखेंगे कि वो खाना ख़राब हो जाएगा। ख़राब क्यों होगा, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन क्यों हो गया, क्योंकि बाहर आपने छोड़ दिया है, ऑक्सीजन अवेलेबल है पहले से ही है। अब एक्सपोज टू एयर इट इज़ नोन एज रेंसिडिटी, मतलब आप समझ लीजिए कि जब ऑक्सीडेशन होने लगेगा खाने का, यानी उसमें जब जो है इन्वायरमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से प्रेजेंट हैं, जब वो उसमें ग्रो करने लगेंगे तो हमको उसमें से बैड स्मेल आने लगेगी और खाना कैसा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसी को हम कह देते हैं रेंसिडिटी। आप ये समझ लीजिए, रेंसिडिटी का एक बहुत ही सिंपल सी बात बता दूं कि खाने का बुस जाना, खाने का ख़राब हो जाना, उसमें थोड़ा खट्टापन आ जाना, ये कहलाता है रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी को कैसे दूर किया जा सकता है, बचा कैसे जा सकता है, एंटीऑक्सीडेंट उसमें डाल दिए जाएँ, ठीक है। कीप करो उसको कैसे, फूड को एयर टाइट कर दो भैया, एयर टाइट कंटेनर में रख दो। अब जो चिप्स के जो पैकेट आते हैं वो क्या होते हैं, चिप्स के पैकेट जो होते हैं, जब मान लीजिए चिप्स का पैकेट है तो वो कैसे बचे हुए, क्योंकि उनके अंदर गैस भरी रहती है। कौन सी गैस भरी रहती है, एयर को रिप्लेस कर दिया है कौन सी गैस से, नाइट्रोजन से। अगर नाइट्रोजन भर देंगे उनके अंदर तो हम उनको बचा सकते हैं काफ़ी समय तक, या फिर उनको रेफ्रिजरेट कर दो, डीप फ्रीजर में लगा दो। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।